जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पंकज हल्दकार आज आप लोगों के बीच में 8 जून में आरआरबी एनटीपीसी ने जो भी प्रश्न रीजनिंग विषय में पूछे हैं उन पर चर्चा करने के लिए और उस पैटर्न को आधार मानते हुए 8 जून को जो पेपर हुआ दोनों शिफ्टों में छात्रों से बातचीत हुई। छात्रों ने बताया कि एग्जाम में दोनों शिफ्टों में रीजनिंग में किन किन चैप्टरों का ज़्यादा वेटेज रहा है, किन किन चैप्टरों के क्वेश्चन देखे गए हैं, तो उन्हीं सबको आधार मानते हुए आने वाले शिफ्टों में आपका जो पेपर है उसमें आप क्या क्या पढ़ के जाओ, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या क्या आप कोई ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो आप छोड़ रहे हो या आप जिसका रिवीजन नहीं कर पाए हो, ताकि आप लोगों की कुल मिला के एक अच्छी हेल्प हो सके। इसी उद्देश्य से यह वीडियो आपके लिए आज तैयार की जा रही है। आपके लिए एक सैंपल पेपर हो सकता है, आपके लिए यह एक रणनीति हो सकती है कि आप आगामी शिफ्टों में जिनका भी जो पेपर है वो इन चैप्टरों को पढ़ के जाएं और इस टाइप के क्वेश्चनों को देखते जाए। क्योंकि स्टूडेंट ने एग्जाम हॉल में जिस प्रकार के क्वेश्चनों को फेस किए उन्होंने बताया कि लगभग ऐसा क्वेश्चन था या इस तरह के क्वेश्चन थे, दिशा दूरी का क्वेश्चन था, कहीं स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन था आपका। तो जैसे जैसे क्वेश्चन उन्होंने बताए हैं उसी को आधार मानते हो कि अगर एग्जामिनर ने इस तारीख को ऐसा ऐसा पूछ लिया, जरूरी थोड़ी ना है कि वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो या उसी पैटर्न में उससे मिलता जुलता या उससे और टफ या उसके सिमिलरिटी या उसी के जैसे कोई ना कोई पैटर्न आपसे पूछेगा, ये तो जाहिर है। तो बस उसी पे चर्चा करने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो एक बारी जो इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं या इस वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें सेशन को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगामी जो भी न्यू अपडेट्स हों आपको सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी चैप्टर का आपको प्रश्न है। कह रहा है कि सिया बिंदु पी से चलना शुरू करती है, सिया बिंदु पी से चलना शुरू करती है, उत्तर दिशा की ओर 15 मीटर चलती है और बिंदु क्यू तक पहुंच जाती है। फिर एक जॉन है जो बिंदु आर से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है और बिंदु क्यू पर यह भी क्या है, पहुंच जाता है। आपको यह बताना है कि बिंदु पी के संदर्भ में बिंदु पी बिंदु आर के संदर्भ में किस दिशा में है। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा अपन को इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं अपन डायग्राम बनाते हैं, फिर चीजें देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सिया बिंदु पी से चलना शुरू करती है, उत्तर दिशा की ओर जाती है, तो अपन बिंदु पी कहीं भी मान सकते हैं। अपन ने मान लिया बिंदु पी आपका ये है। अब यहां से उत्तर की ओर जाएगी तो जाहिर है ऊपर की ओर जाएगा। दिशा चार्ट में आपका उत्तर दक्षिण बता दूं, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ, ये आपका होता है ईस्ट, ये होता है आपका वेस्ट। तो सिया बिंदु पी से चलना शुरू करती है और कहां जाती है, उत्तर दिशा की ओर जाती है 15 मीटर। तो यहां से उत्तर दिशा ऊपर की ओर होगी, उत्तर दिशा की ओर चल दी, उत्तर दिशा की ओर अपन ने चला दी। कितना चलती है, 15 मीटर, 15 मीटर चला दी और बिंदु क्यू पर पहुंच गई। तो बिंदु क्यू पर भी ये पहुंच गई। तो कह रहा है कि जॉन बिंदु आर से चलना शुरू करता है और कहां चलता है, ये पूर्व दिशा की ओर चलता है। अब अगर बिंदु आर से चलना शुरू कर रहा है जॉन, पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, मतलब वो इस दिशा में चलना शुरू किया होगा। तो यहां कहीं से आके कहां मिलता है, क्यू पे पहुंचता है, मतलब यहां कहीं से उसने चलना शुरू किया होगा। तो हमने मान लिए कि बिंदु आर यहां है, यहां से जॉन चलना शुरू करता है, पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। कितना चलता है, 30 मीटर। तो यहां से अगर आप ऐसे जाएंगे तो दिशा कौन सी हो गई, पूर्व। तो कितना चल लिया, 30 मीटर। तो 30 मीटर। अब लास्ट में क्वेश्चन ने आपसे यह पूछा है कि बिंदु P जो है वह बिंदु R के संबंध में किस दिशा में है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो यह बता देना है कि जो बिंदु P है वह R से किस दिशा में है। यही पूछा ना, जो बिंदु P है R के संबंध में किस दिशा में है। मतलब यहां खड़े होकर आपको सोचना है कि यह दिशा कौन सी। तो कुछ नहीं करना है, यह आपका कौन सा है, पूर्व। यहां क्या होगा आपका दक्षिण। दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूर्व। मतलब साउथ ईस्ट आपका क्या हो जाने वाला है, करेक्ट आंसर। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिशा दूरी के प्रश्न आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि स्टूडेंट बता रहे हैं कि दिशा दूरी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहे हैं। तो आपको कुछ पढ़ना या नहीं पढ़ना, दिशा दूरी आपको जरूर पढ़ लेना है। दिशा दूरी में मैं आपको बता दूं, इस टाइप के पैटर्न तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आपको एंगल के विभाग में कहीं मुड़ने के लिए बोला जा रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ लो। घड़ी संबंधी क्वेश्चन दिशा दूरी के आते हैं कि घड़ी में इतना टाइम हुआ है और घंटे की सुई इस दिशा में इशारा कर रही है, तो मिनट की सुई किस दिशा में इशारा कर रही है, या मिनट की सुई इस दिशा में इशारा कर रही है तो घंटे की सुई किस दिशा में इशारा करेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको क्या है, पढ़ के जाने हैं। तो दिशा दूरी पढ़ना है, रिविजन करना है, ये बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपका इनइक्वलिटी अर्थात आपका असमानता चैप्टर से। असमानता इनइक्वलिटी, बीते 2-3 सालों में आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, अगर रीजनिंग वहां आ रही है तो शायद ही ऐसा कोई शिफ्ट होगी या शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जहां आपको असमानता अर्थात इनइक्वलिटी का क्वेश्चन ना मिलता हो। तो आपको इसको भी क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। असमानता इनइक्वलिटी, इसका भी आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपको यहाँ स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट के बिहाफ में आपको 2 कंक्लूजन दिए गए हैं, फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सही होने वाला है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका, आप निष्कर्ष के पास से चलना शुरू कर दो। निष्कर्ष में आपको चलना कहां से है, ई से शुरू करना है और रुकना कहां है आपको, आई। मतलब ई और आई के बीच में क्या रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो ई से आप चलना शुरू कर दोगे तो सबसे पहले ई से आप जैसे ही आगे बढ़ोगे आपको बराबर का साइन मिल गया, फिर और आगे आप बढ़े तो आपको एक ये वाला साइन मिल गया, फिर और आगे अपन बढ़े तो आपको ये साइन मिल गया। आई पे आपको रुक जाना है, अपन ई से चलना शुरू करना है और आई के पास आके अपन को रुक जाना है। तो जैसे ही अपन ने ई से चलना शुरू किया, पहला साइन अपन को ये मिला, अपन ने ये लिख दिए। दूसरा चिन्ह अपन को ये मिला, अपन ने उठा के ये रख दिए। तीसरा चिन्ह अपन को ये मिला, अपन ने उठा के ये रख दिए। इसके पहले थोड़ी सी आप पृष्ठभूमि समझ लीजिए। आपको इस पूरे चैप्टर में 2-3 प्रकार के चिन्ह मिलने वाले हैं। एक आपको ये चिन्ह मिल जाएगा, एक आपको ये मिल जाएगा और एक आपको बराबर। एक परिवार ये हो गया, एक दूसरा परिवार है, एक ये भी चिन्ह हो गया, एक दूसरा चिन्ह ये हो गया, एक तीसरा चिन्ह आपका ये हो गया। इसको हम बोलते हैं, ये इस घर के क्या है, दादाजी। ये क्या है इस घर के, दादाजी। ये इस घर के क्या है, पिताजी। और ये इस घर का बेटा है। ऐसे ही ये दूसरा परिवार है, इसके दादाजी ये हो गए, इसके पिताजी, इस घर के पिताजी ये हो गए और इस घर का बेटा। अब प्रैक्टिकली बात देखी जाए, घर में किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे या इंपॉर्टेंट मैटर पे क्या है डिसीजन लेना है, घर में दादाजी भी हैं, पिताजी भी हैं और बेटा भी है। अब यदि निर्णय माना जाएगा या किसी की बात सबसे ज्यादा वजनदार हो, किसी की बात में सबसे ज्यादा वजन होगा तो किसकी बात में होगा, दादाजी की। तो अपन किसी कंडीशन को चेक कर रहे हैं, उस कंडीशन को चेक करने में मुझे ये तीनों चिन्ह मिल रहे हैं, ये फिर ये तीनों चिन्ह मिल रहे हैं। तो इन तीनों चिन्हों में जो सही चिन्ह होगा वो कौन सा होगा, ये होगा। मतलब घर में किसी बात पर डिसीजन लेना है, दादाजी भी हैं, पिताजी भी हैं, बेटा भी है, किसकी बात मानी जाएगी, दादाजी की बात मानी जाएगी। तो अगर आपको कंडीशन चेक करने में ये तीनों चिन्ह मिल रहे हैं तो जाहिर है सही क्या होगा उसके लिए, ये वाला सही होगा। अगर दादाजी नहीं है तो पिताजी की बात मानी जाएगी। मान लो आप कंडीशन चेक कर रहे हो, ये वाला साइन आपको नहीं मिल रहा, यहाँ ये साइन आपको नहीं मिल रहा, तो फिर आप ये वाला साइन के साथ जाओगे। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर बेटे वाले अर्थात बराबर के साथ जाओगे। अब मैं इस कंडीशन को चेक कर रहा हूं, मुझे घर में क्या मिल गया, बेटा मिल गया, पिताजी मिल गए, दादाजी मिल गए। बात किसकी मानी जाएगी, दादाजी की, और दादाजी की ही बात मानी गई है, मतलब ये वाली कंडीशन क्या है, सही है। अगला देखते हैं, एफ और आर के बीच में आपको रिलेशन चेक करना है। एफ ये रहा, आर ये रहा। एफ और आर से आप जैसे आगे बढ़ोगे तो कुछ नहीं करना है अपन को। देखते हैं, एफ से बढ़ना है आपको, आगे आर तक जाना है। तो देखो एफ से आप जैसे आगे जाओगे, पहला चिन्ह अपन को ये मिल गया, पहला चिन्ह अपन को ये मिल गया, थोड़ी और आगे बढ़े आपको मिल गया बराबर, फिर आपको मिल गया ये दूसरी फैमिली का मेंबर है, ये दूसरी फैमिली का मेंबर है। मैं अपने घर के दादाजी की, मतलब मैं अपने खुद के दादाजी की बात मानने के लिए बाध्य हूं, मैं अपने पिताजी की बात मानने के लिए बाध्य हूं। पड़ोसी के पिता क्या बोलता है उसको बात मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं, पड़ोसी के दादा की बात मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। तो वही बात है, यहां दो अलग अलग फैमिली के मेंबर आए हैं, ये यहां से यहां चेक करने में देखो, ये इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है। आप तो ये देख लो, जब भी दो हम किसी कंडीशन को चेक कर रहे हैं, उस कंडीशन को चेक करने में दो अलग अलग फैमिली के मेंबर आएंगे, मतलब एक का मुंह इस साइड है, एक का मुंह इस साइड है। वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये आपका ये ऐसा भी चिन्ह हो सकता है, ये आपके दोनों ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब इस प्रकार की स्थिति बन रही है, आप किसी कंडीशन को चेक कर रहे हो, इसमें से कोई भी स्थिति बन रही है, वहां कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, मतलब वो निष्कर्ष क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। तो यहां चूंकि दो अलग अलग फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, एफ और आर के बीच में कंडीशन को चेक करने में, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब केवल और केवल आपका पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होना है। ठीक है, तो अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना है आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आपको ये पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। आपको यूट्यूब में आदि शंकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपको इसका कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो आपको ये भी पढ़ के जाना है एनटीपीसी के लिए, क्योंकि आ रहा है एग्जाम में, ऐसा सुनने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि शब्द
JEOPARDIZD के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में क्या कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो आपको एक जो नया अक्षर समूह मिलेगा, उस नए अक्षर समूह में बाईं ओर से छठवें अक्षर और दाईं ओर से दूसरे अक्षर के स्थान में आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले इनको अपन को अरेंज करना है, और अरेंज किस फॉर्म में करना है, इनको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको क्या कर देना है, अरेंज कर देना है। तो इन सभी में सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो ए को अपन ने लिख दिए। ए के बाद क्या आएगा, ए को अपन ने लिख दिए, ठीक है, जिसको लिख दो उसको हटाते जाओ। ए के बाद क्या आएगा, फिर डी आएगा, तो डी अपन ने लिख दिए, तो डी भी हो गया। फिर डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा इनमें से, तो ई 2 बार आया है, तो अपन ने ई को 2 बार लिख दिए, एक ई हो गया, एक ई हो गया। फिर ई के बाद भी इनमें से अभी क्या आएगा, आई आएगा, तो आई को अपन ने लिख दिए। फिर आई के बाद आई भी अपना हो गया। फिर आई के बाद अब क्या आएगा, ओ आएगा, जे आएगा, है ना, तो जे अपन ने लिख दिए। आई के बाद जे हो गया, अब जे भी हो गया आपका। फिर जे के बाद अब क्या आएगा, इनमें से ओ आएगा। फिर ओ के बाद क्या आ जाएगा आपका, पी आ जाएगा। फिर पी के बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका, जेड आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन ने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्वेश्चन ने जमाने के लिए बोला, तो अपन ने जमा लिए। अब जमाने के बाद क्या करना है, जो नया समूह मिला है, मतलब ये जो समूह मिला है, इसमें बाईं ओर से छठवां, तो 1 2 3 4, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड ये हो गया और राइट साइड आपका ये हो गया। तो क्या बोल रहा है, बाईं ओर से छठवां, तो बायां इस साइड, तो बाईं ओर से छठवां 1 2 3 4 5 6, तो बाईं ओर से छठवां क्या मिल गया, जे, और दाईं ओर से दूसरा, तो दाईं ओर से दूसरा पहला, दूसरा क्या मिल गया, आर। अब आपको यह बताना है कि जे और आर के बीच में कितने लेटर आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो देख लेते हैं अपन। जे के बाद आप जैसे चलोगे तो क्या मिल जाएगा, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ गए, 7। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बीच में 7 लेटर होंगे, अर्थात ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस टाइप के प्रश्न भी क्या है, पढ़ के जाने हैं भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से, और वो भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन तो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नंबर सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, और स्लॉग्स हो गया, इनको तो आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते हो, है ना। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है इस टाइप का क्वेश्चन क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8वें नंबर सीरीज में आपको 8वें नंबर में क्या आएगा, जब भी आपको 7वें और 8वें तक की कहानी आए, एक हिंट देना चाहूंगा मैं। नंबर सीरीज के क्वेश्चन अगर आपको 7वें 8वें नंबर तक अगर आपको चेक करने की अगर नौबत आ रही है, तो वहां आप सबसे पहले कोई कॉन्सेप्ट चेक करना, तो आप एक बार अल्टरनेट क्रम का एक छोड़ के एक वाला, इसको सबसे पहले अप्लाई करके देख लेना। अगर आपके 7वें या 8वें नंबर में आपको लेटर बताने की नौबत आ रही है, तो आपका 70 से 80% चांस है, और नंबर घट बढ़ रहे हो। देखो दो कंडीशन है, 7वें 8वें नंबर में आपको क्या है बताना है, लॉजिक बता चेक करना है। दूसरी बात, नंबर घट भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, घट भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, घट भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। तो यहां आप एक बार अल्टरनेट क्रम वाली सीरीज को आप एक बार जरूर चेक कर लेना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, इसका संबंध इससे होगा, इसका इससे होगा, अभी चेक कर रहे हैं कंडीशन, इसका इससे होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला जो लेटर आएगा इसके बिहाफ में इसके अगला, ठीक, ऐसा देखते हैं। अब यहां देखते हैं अपन, इसके बिहाफ में ये आया है, इसके बिहाफ में ये आया है। अब जो अपन को फाइंड करना है वो 159 के बाद का लेटर अपन को चेक करना है। तो मैं सबसे पहले कुछ नहीं, इसमें डिफरेंस मेथड सबसे ज्यादा यूजफुल होती है, डिफरेंस लेके देख लो। तो 62 और 78 में अगर डिफरेंस अगर आप लेने जाओगे तो कितने का आ जाएगा आपका डिफरेंस, 16 का डिफरेंस आ जाएगा। फिर यहां अगर आप डिफरेंस लेने जाओगे तो आपका डिफरेंस कितने का जाएगा, आपका 9 में से 8 गया आपका 1, और 15 में से 7 का कितना, 81 का डिफरेंस आ गया। अच्छा, अगर मैं आप देखो यहाँ लॉजिक, तो 2 मिनट के लिए ये किसका है, 4 का स्क्वायर है, फिर ये 9 का स्क्वायर, अगर इसको देखो तो 4 का स्क्वायर है, फिर ये किसका स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर। अब ऐसे तो बात बन नहीं रही है, अब क्या किया जाए, तो थोड़ी सा और अपन इसको सोच सकते हैं। इसको 16 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 की घात 4, और 81 3 की घात क्या होता है, 4 होता है। तो जाहिर है अगला जो डिफरेंस होगा वो किसकी घात 4 होगा, 4 की घात 4 होगा कि नहीं होगा। अगला जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 4 की घात 4 होगा, और 4 की घात 4 क्या होता है, 256, क्या होता है 256। मतलब 159 में अगर मैं 256 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगला नंबर मिल जाएगा। और चेक कर लो, तो 9 6 15 की 5 हाथ में आई, 1 5 और 1 6, और 5 11 की 1 हाथ में आई 1,
और कितना हो जाएगा आपका 2 और 1 3 और 1 4, मतलब 415 क्या होने वाला है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो जब भी सीरीज में नंबर बढ़ भी रहे हैं, घट भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, घट भी रहे हैं, और आपको 7वें या 8वें लेटर की पोजीशन आपको फाइंड करनी है, तो आप सबसे पहले ये चेक कर लो, हो सकता है अल्टरनेट क्रम लगा हो, तो अल्टरनेट क्रम ही लगा था, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो नंबर सीरीज बिल्कुल भाई छोड़ के नहीं जाना, पढ़ के बहुत अच्छे से जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष चैप्टर का आपको एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि पीपल थिंक दैट पेइंग टैक्स टू गवर्नमेंट इज अ बॉन्ड एंड वेस्ट, हैंस दे अवॉइड पेइंग टैक्स और डोंट पे टैक्स प्रॉम्प्टली। लोग सोचते हैं कि सरकार को कर देना बोझ और व्यर्थ है, इसलिए वे कर का भुगतान करने से बचते हैं या तुरंत कर का भुगतान नहीं करते हैं। यह अपन को कथन दिया गया है, इसके बिहाफ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष, सरकार को लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि कर का भुगतान करने से राष्ट्र निर्माण में मदद मिलती है। ये बात तो बहुत सही है कि जो गवर्नमेंट है लोगों को वैसे ही वो विभिन्न तरीकों से क्या है लोगों को बताती है और समझाती है कि हमें अपना कर देना चाहिए, कर टाइम पे जमा करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स तो क्या होता है, कर ही होता है ना। अगर सरकार के पास आमदनी नहीं होगी तो वो फिर लोगों के लिए सुविधाएं कैसे मुहैया कराएगी, सब चीज कैसे मुहैया कराएगी। तो कुल मिला के ये तो अच्छी बात है कि सरकार को लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए ताकि वे कर का भुगतान करें, जिससे राष्ट्र का निर्माण मिले। तो ये इस कथन की क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इस कथन की को बढ़ावा दे रहा है। तो ये कथन के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये बात क्या है, सही है। अगली बात बोल रही है कि कर बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अधिक धन एकत्रित हो। ये बात तो सरासर गलत है भाई। कर बढ़ाना चाहिए, इसके लिए कुछ पैमाने होते हैं, कुछ वो होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि कर बढ़ा दो। ये कोई तर्कसंगत बात नहीं हुई। तो हमें तो क्या है, तर्कसंगत बात का पता लगाना था। ये दूसरा वाला तर्कसंगत बात नहीं लग रही है, इसलिए इसको हम क्या है नहीं ले सकते। तो आपका जो फॉलो कर रहा है, पहला ही निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, मतलब केवल पहला निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपको अधिक धन एकत्रित करना है इसलिए आप कर बढ़ा दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो तो पूरा जब बजट आता है तब तय हो जाता है कि जिनकी इनकम इतने इतने लाख के बीच में उनको इतना % टैक्स देना पड़ेगा, जिनकी इतने से इतने के बीच में उनको इतना देना पड़ेगा, तो पूरा फिक्स होता है ना। तो ये बात क्या होती है, गलत हो गई। ठीक, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये वाला आपका ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। आपको बताना है कि आपको, मैंने 2-3 स्टूडेंट्स से बात की, उन्होंने सभी ने बोले कि सर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, मतलब सीधा साधा नहीं बोल रहा, तस्वीर वाले प्रश्न नहीं आ रहे, ऐसे वाले प्रश्न नहीं आ रहे, वो इक्वेशन वाले प्रश्न आ रहे हैं। तो इक्वेशन वाले प्रश्न कैसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं। तो इसको अपन ने समाहित करके देख लिए, और किसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, कितने आसानी से इसको कर सकते हैं, उसको अपन देख ले रहे हैं। ठीक, तो चिन्हों के यहाँ अपन को कुछ विशेष मतलब बताए गए हैं, उन मतलब का ध्यान रखते हुए हमें क्या बनाना, डायग्राम बनाना है, और लास्ट में अपन को बता देना है कि जो सी किससे, सी जी से किस प्रकार संबंधित है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको सी से डी की ओर बढ़ना है, और अपन को सी से जी का संबंध बताना है। अपन को यहां से चलना शुरू करना है। सी से डी के बीच में चलोगे तो प्लस का साइन मिलेगा, और प्लस का मतलब यह है, जब यहां प्लस आया था तो ये बोलना ए बी का भाई है, मतलब सी डी का क्या कहला जाएगा, भाई कहला जाएगा। तो सी डी का भाई है, सी का जेंडर फिक्स है, इसको अपन ने प्लस मान लिए। सी डी का भाई है, डी इसकी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, अभी तो हमें नहीं पता, तो अपन ने दोनों जेंडर लेके चल रहे। फिर D@E, D@E का मतलब ये है, जब यहां @ का साइन आया था तो इसका मतलब ये था, जब ए और बी के बीच में @ का साइन आया था तो इसने बताया था ए बी का पुत्र है। और जब डी और ई के बीच में @ का साइन आया है, मतलब डी ई का पुत्र है। तो डी का जेंडर फिक्स हो गया, डी क्या है, एक पुत्र है। डी पुत्र है किसका, ई का। अब जब डी पुत्र है तो सी भी पुत्र होगा, क्योंकि ये भाई भाई थे। तो डी ई का पुत्र है। ई इसके लिए मां भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, अभी के लिए तो अपन ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिर ई और एफ के बीच में काय का साइन है, क्रॉस का साइन है। ई और एफ के बीच में क्रॉस का मतलब क्या है, जब ए और बी के बीच में क्रॉस का साइन आया था तो इसका मतलब यह था कि जो ए है वह बी का पति है। तो यहां ई और एफ के बीच में क्या है, क्रॉस का साइन आया है, मतलब जो ई है वह एफ का क्या है, पति है। तो ई एफ का पति है, तो ई का जेंडर अपन को पता चल गया, ई पति है, मतलब ये क्या है आपका मेल है। किसका पति है, एफ का। तो एफ इसकी क्या कहला गई, एफ से हम जैसे आगे बढ़ेंगे कहां, जी की ओर, तो हमें माइनस का साइन मिलेगा, और इसका मतलब ये है
जब माइनस का साइन आएगा तो एफ जी की क्या है, माता है, तो एफ जी की माता है, जी कहां जाएगी, जी आपकी ये नीचे आ जाएगी, एफ जी की माता है ना। आपको ये पता लगा कि एफ जो है वह जी की माता है। अब आपको बताना है सी जी से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा, इन माता पिता की ये तीनों क्या हैं, संतान है, तो आपस में ये तो भाई बहन या भाई भाई होंगे। हमें तो ये बताना है कि सी जी के लिए क्या कहलाए, क्या बोल रहा है, सी जी से किस प्रकार संबंधित है। जी का जेंडर फिक्स नहीं है, जी तो लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, अभी तो नहीं पता, लेकिन हमें तो बताना सी क्या कहलाएगा, किसके लिए, जी के लिए। क्या बोल रहा है, सी जी से किस प्रकार संबंधित है, सी जी का क्या कहलाएगा, तो सी जी का तो क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी जी का, सी जी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी जी का क्या कहलाएगा, तो सी जी का भाई कहलाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको यहां कुछ रिलेशन दिखाया गया है, इसके बिहाफ में आपको बताना है कि इनमें से अगला आंसर क्या होने वाला है। इसको भी आप बिल्कुल स्किप करके नहीं जा सकते, आपको पढ़ के जाना ही जाना है। आपको केपी के लिए रिलेशन मिल रहा है एल एम क्यू आर, टीजी के लिए आपको रिलेशन मिल रहा है यू वी एच आई। तो आपको बताना है कि जिस लॉजिक को इसने फॉलो किया है उसी लॉजिक को इसने भी फॉलो किया है, तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा वह ऑप्शन है जिसने उसी को फॉलो किया है। ठीक है, तो देखते हैं लॉजिक क्या है। गौर से अगर आप देखोगे, इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है, के, इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है, के, इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है, एल। तो के में अगर मैं एक जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, एल मिल गया। फिर दूसरा लेटर क्या है, एम, तो के में अगर मैं दो जोड़ दूंगा, के में अगर अपन ने दो जोड़ दिए तो क्या मिल गया आपको, एम मिल गया। फिर पी है, ठीक है, क्या लिखा है, पी। फिर पी में भी अगर आप एक जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, क्यू मिल जाएगा। और पी में अगर आप दो जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, आर मिल जाएगा। मतलब कुछ नहीं किया है, उस लेटर में पहले 1 ऐड कर दिया है, फिर 2 ऐड कर दिया और लिख दिया है। ऐसे ही टी में एक दो जोड़ोगे, टी में एक जोड़ोगे तो यू, टी में दो जोड़ोगे तो वी, तो यू वी आ गया टी के लिए। जी में एक जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, एच, और दो जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, आई। तो वही रिलेशन है, +1 +2 +1 +2 +1 +2। ठीक, यहां देखो एल के बाद एम आता है ना कि एन आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये गलत हो गया। डी के बाद क्या आता है आपका, ई आता है, एक नहीं जोड़ा, गलत हो गया। एच के बाद क्या आता है, आई, और आई के बाद जे, तो एच के लिए आपको ये सही लॉजिक मिल गया। एस के बाद आता है टी, फिर टी के बाद आता है आपका यू, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। +1 +2 +1 +2, ये लॉजिक है। आपको इस चैप्टर को भी पढ़ के जाना है अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वो कथन निष्कर्ष मतलब स्लॉग्स वाला क्वेश्चन है, स्लॉगिज्म वाला आपका क्वेश्चन है। आपको इस चैप्टर को तो पढ़ के जाना ही जाना है। अगर आप किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है जहां रीजनिंग आ रही है, कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, इसको तो पढ़ के जरूर चले जाओ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों के व्याप में आपको 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं। तो आपको जो निष्कर्ष चेक करना है सी और एक्स में चेक करना है। क्या देखो, सी और एक्स एक सिंगल लाइन में है, सी और एक्स क्या एक सिंगल लाइन में है, तो आप बोलोगे सी और एक्स बिल्कुल सिंगल लाइन में है, आपको सी और एक्स ही मिल गया। उसने बोला कि कोई एक्स सी नहीं, तो कुछ सी एक्स नहीं, ये बात भी क्या हो गई आपकी, सही हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है कुछ ए एक्स है होने की संभावना है, कुछ ए एक्स होने की संभावना है, इसको अपन देख लेते हैं। स्टेटमेंट आपको मिल रही है कोई एक्स सी नहीं, क्या बोल रहा है, कोई एक्स सी नहीं। फिर बोल रहा है कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, ये कैसा है आपका पॉजिटिव। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पहला निष्कर्ष आपको चेक करना था सी और एक्स में, सी और एक्स आपको सिंगल लाइन में मिल गया, ये कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। ये भी आपका कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। पहला पड़ाव इसने पार कर लिया। इधर कोई से शुरुआत है इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है, 100। ये नेगेटिव है इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है, 100। ये पॉजिटिव है इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है, 50। और कुछ से स्टार्टिंग इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है, 50। ठीक, फिर अगला बोल रहा है कुछ ए एक्स होने की संभावना है। ए आपका यहां है, एक्स आपका यहां है। सबसे पहले इन दोनों को मर्ज करोगे तो यहां से आप बोल दोगे कुछ ए एक्स नहीं। आपका इन दोनों से मिला के ए और एक्स में जो रिजल्ट निकल के आएगा, ए और एक्स में इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से जो डेफिनेट रिजल्ट निकल के आएगा वो इस प्रकार का आएगा कि कुछ ए एक्स नहीं।
ये आपका डेफिनेट रिजल्ट निकल के आएगा। तो बोल रहा है कुछ ए एक्स नहीं, तो ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ ए तो ठीक है एक्स नहीं है, लेकिन जो कुछ ए है वो हो सकता है एक्स हो, यह एक संभावना है, तो संभावना निकाली जा सकती है। तो आपका जो दूसरा वाला है ये क्या हो गया, सही हो गया, पहला भी सही हो गया, दूसरा भी क्या हो गया आपका सही हो गया। डेफिनेट रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि कुछ ए एक्स नहीं, ठीक है ना, जो कुछ ए है वो एक्स नहीं है, लेकिन बाकी जो कुछ ए बच गए वो हो सकता है वो क्या हो, एक्स हो, तो यह क्या है, संभावना है, और संभावना ही निकाल रहा है, इसलिए दूसरा वाला भी क्या हो गया, सही हो गया। कह रहा है कि तीसरा जो आपका निष्कर्ष है ये बोल रहा है कि सभी सी ए हैं, सभी सी ए हैं। कैसे पॉसिबल है, जब आपकी सी की वैल्यू भी 50 है, ए की वैल्यू भी 50 है, और उसने बोल दिया सभी सी ए हैं, मतलब सभी सी बोल दिया, मतलब सी की वैल्यू कितनी होगी, 100 बोल रहा है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो तीसरा वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इस चैप्टर का अगर आपको कंप्लीट आपको क्या पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना, बिना डायग्राम के फ्लॉक्स चैप्टर को अगर आपको बिना डायग्राम के पढ़ना, अच्छे से सीखना है, तो एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मैं इस चैप्टर को आपको ऐसे सिखाऊंगा, 100-50 वाली मेथड प्लस माइनस वाली मेथड से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। आप क्वेश्चन की आंखों में आंखें डालकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल पाओगे बिना पेपर पेन का यूज किए। ना डायग्राम बनाना पड़ेगा, ना कुछ प्रकार बनाना पड़ेगा, इधर और निधर, और पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो यदि आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। 5 वीडियो 10 वीडियो जितने में बनेगा कंप्लीट चैप्टर लेके आऊंगा मैं, ठीक। तो फिलहाल इसका पहला और दूसरा सही है, मतलब पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये एक स्टूडेंट एग्जाम दे के आया था, उसने ये छोटा क्वेश्चन था, उसने बताया कि सर इस टाइप का एक क्वेश्चन था कि बॉटल के लिए 88 रिलेशन दिख रहा है, ग्रीन के लिए क्या हो सकता है, इस टाइप का प्रश्न आया था। तो उसने एग्जैक्ट डाटा बता दिया था, तो ये तो एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने का अपन लॉजिक देख ले रहे हैं। जब भी इस प्रकार के आए आप इनको कर लो, पोजीशन लिख लो। तो बी कितने नंबर में आता है आपका, 2, ओ आता है आपके 15वें नंबर में, टी आता है 20 में, फिर टी आया आपका 20 में, एल आता है आपके 12वें नंबर में, और ई आता है आपके कितने नंबर में, 5वें नंबर में। अब सबको ऐड कर लो, तो 2 और 5 7, 2 9 5 14, इकाई अंक कितना आ गया 4, अपन को चाहिए कितना 8, मतलब 88 तो मिलने से रहा। अब जब ये सबसे पहले अपन ने इनका डिजिटल सम करने की कोशिश किया, डिजिटल सम से अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा सोचने के लिए अपन ये सोच सकते हैं कि ये ओ हो गया और ये ई हो गया, दोनों कैसे हैं, वोवेल, दोनों कैसे हैं, वोवेल। अब अगर मैं इन वोवेल्स की अपोजिट वैल्यू लिख दूं, तो ई का अपोजिट क्या होता है, वी, और वी कितने नंबर में आता है, वी कितने नंबर में आता है आपका 22 नंबर में, कितने नंबर में आता है वी आपका, वी आता है आपके 22वें नंबर में। तो मैं इस ई की जगह कितना लिख दे रहा हूं, 22 लिख दे रहा हूं, कितना लिख दे रहा हूं भाई, 22 लिख दे रहा हूं। और ओ भी तो आपका क्या है, वोवेल है, ओ का अपोजिट क्या होता है आपका, ओ का अपोजिट होता है आपका एल, और एल कितने नंबर में आता है आपका, 12वें नंबर में आता है, कितने नंबर में आता है, तो एल के लिए लिख दिए, और ये 22 अपन ने किसके लिए लिख दिए हैं, वी के लिए, ठीक। कुछ नहीं किए हैं, जो आपका कॉन्सोनेंट थे उनकी एज इट इज प्लेस वैल्यू लिख दिए हैं, जो वोवेल्स थे उनकी अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिख दी है। अब अपन लॉजिक चेक कर रहे हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 और 1 3, 3 2 5 2 7 और 1 8, लॉजिक क्लियर हो गया। लॉजिक बस ये निकल के आया है कि आपका जो आपके वोवेल्स हैं उन वोवेल्स के अपोजिट की वैल्यू लिख रहे हैं, और जो आपके कॉन्सोनेंट थे उनकी एज इट इज वैल्यू को लिख देना था, और सबका टोटल लिख देना था, बस इतना किया। तो जी कितने नंबर, जी आपका कॉन्सोनेंट है, जी आता है 7वें नंबर में, आर भी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, आता है 18वें नंबर में, ई क्या है, वोवेल्स है, तो ई का अपोजिट क्या होता है, वी, तो वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी 22, फिर से ही आया है तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 22 लिखना पड़ेगा, और एन आपका एक कॉन्सोनेंट है, कितने नंबर में आता है, 14वें नंबर में आता है। तो इनका टोटल कर लो, तो 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 2 19, 19 और 4 23 की 3 हाथ में आई आपका 2, तो 2 और 1 3, 2 5 2 7 और 1 8, 83 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका 83। तो फिर आज के सेशन में इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिले, तो मेरी बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट थी या गुजारिश थी या मेरी इतनी आपको सलाह थी कि आपका आगामी शिफ्ट में जब पेपर है तो कुछ पढ़ के जाओ चाहे ना जाओ, इन चैप्टरों को तो आप बहुत अच्छे से एक बार रिवीजन कर लो, इस पैटर्न के क्वेश्चनों को आप देख लो, ताकि आगामी शिफ्ट में जिनका ही पेपर है उनको क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। इसी आशा के साथ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करके एग्जाम हॉल में जाएंगे, और यह वीडियो आपके लिए
बहुत इन्फॉर्मेटिव हो, बहुत आपके लिए काम की हो, इसी उम्मीद से आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद,